तो साथियों आज के वीडियो में हम लोग देखिए सेकंड चैप्टर जो है यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का अगला देखने वाले हैं टॉपिक। पिछले वीडियो में आप लोग को काफी कुछ बता चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे निःश्वसन किसको कहते हैं, श्वासोच्छ्वास क्या है और फेफड़ों में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, आदान प्रदान, ये सारे चीज देखेंगे। आज का टॉपिक जो है इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आज जो है बिल्कुल तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए मानव श्वसन तंत्र क्या है, किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में पहले यहाँ पे डिफिनेशन जान लेते हैं बिल्कुल सिंपल सी तरीका से। तो यहाँ पे क्या है कि श्वसन में भाग लेने वाले सभी अंग तथा अंग तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हो गया। मनुष्य में देखिए क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र का यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र होगा, यहाँ पे तंत्र होगा, ठीक है। श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये तरीका आपको याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है कि श्वसन में भाग लेने वाले सभी अंग तथा अंग तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि श्वसन जो हम लोग लेते हैं, सामान्य मनुष्य जो है 12 से 15 बार सांस लेते हैं, जबकि बच्चा होता है ना, बच्चा शिशु, वो जो है 40 से 44 बार सांस लेते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, वो 40 से 44 बार सांस लेते हैं, क्योंकि उसका फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है, धुक्कम धुक्कम जल्दी जल्दी से क्या होता है, वो सांस लेता है, इसलिए उसका जो है 40 से 44 बार लेता है। जबकि सामान्य मनुष्य जो होता है वो 12 से 15 बार सांस लेते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग देखेंगे श्वसन अंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए श्वसन अंग देखें। हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि श्वसन अंग देखेंगे, ठीक है। श्वसन अंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि मनुष्य में नासिका छिद्र यानी नाक का जो होता है छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़े आदि के सम्मिलित रूप को श्वसन अंग कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़े आदि के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंग क्या है, तो श्वसन तंत्र में ये सभी अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं और इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। तो बिल्कुल आसान था, बिल्कुल याद रखिएगा कि मनुष्य में नासिका छिद्र, श्वास नली तथा फेफड़े आदि के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्वसन अंग कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, संक्षेप में जानकारी लेना इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका फेफड़ा। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। नाक के बारे में यानी नासिका के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। क्या होता है नाक, किसे कहते हैं, तो मुख के ठीक ऊपर, देखिए मुख के क्या होता है, ठीक ऊपर स्थित वह द्विछिद्र युक्त, जान रहे हैं कि द्विछिद्र है, द्विछिद्र युक्त रचना जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाक कहते हैं। सिंपल सी बात है, मुख के ठीक ऊपर स्थित वह द्विछिद्र युक्त रचना जिसके द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया जाता है या ग्रहण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। उसे हम लोग नोज कहते हैं या नासिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है सूंघने से संबंध होता है, यानी ये सूंघने में काम करता है। उसके बाद है कि दोनों नासिका जो होता है, दोनों नासिका छिद्र जो होता है सो क्या होता है, नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी ये पट्टिका जो आप देख रहे हैं, ये पट्टिका, इसके द्वारा क्या होता है, दोनों छिद्र जो है एक दूसरे से अलग होता है, उसको कहते हैं नासा पट्टिका कहते हैं। इस टॉपिक को याद रखिएगा कि किसके द्वारा नाक जो है दो छिद्र में अलग होता है, तो नासा पट्टिका का, जो कि एक क्या होता है, अस्थि होता है यानी हड्डी होता है। उसके बाद है नासिका छिद्र आगे की और दो अलग अलग, यहाँ पर देखिए अलग अलग टू लिखा हुआ है, यानी इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नासिका बेसम में खुलते हैं, ठीक है। नासिका छिद्र जो होता है वो पीछे जाने के बाद यानी आगे होता है कि और दो अलग अलग जो है नासिका बेसम में खुलते हैं, ठीक है। इसी में जो है प्रकोष्ठ और घनाष्ठ होता है, ठीक है, इसी में होता है। तो अब हम लोग ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में नहीं जानेंगे, बस छोटा सा डिटेल्स इसके बारे में जाने। अब हम लोग देखेंगे ग्रसनी के बारे में देखेंगे, जो कि श्वसन अंग है। तो आइए ग्रसनी के बारे में भी इसी तरह से थोड़ा देखिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्रसनी देखेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा ग्रसनी, ठीक है। तो यह जो होता है यह नासा गुहा के ठीक नीचे स्थित होता है, यानी जो है नाक के अंदर जो होता है नासा गुहा होता है उसके ठीक नीचे स्थित होता है, जो स्वर यंत्र में खुलता है। स्वर यंत्र यानी को क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्वर यंत्र के बारे में भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में देखना है। इंपोर्टेंट टॉपिक तो आपको बचा हुआ है, जब आएगा श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्वर यंत्र है, ये ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। क्या करता है ये स्वर यंत्र, ये ग्रसनी को श्वास नली या फिर श्वास नली को हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रेकिया, इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रेकिया कहते हैं।
अर्थात यहाँ पे ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, उसे हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्वर मतलब क्या होता है? स्वर यानी वॉइस, आवाज देना, ध्वनि देना। तो इसका काम भी वही होता है कि इसका मुख्य कार्य होता है ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे जिस समय आपको सर्दी खांसी हो जाता है तो उस समय देखिएगा यह नाक से एकदम हवा जब अंदर खींचते हैं कसकर, तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है नाक से, वो स्वर यंत्र जो होता है इसी से निकलता है वो, ठीक है। और जो क्या होता है, ग्रसनी और श्वास नली को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से होता है, बिल्कुल सिंपल है ये स्वर यंत्र। ये टॉपिक याद रखिएगा, ये सब अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर यंत्र जो है क्या उत्पन्न करता है, तो ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो अब हम लोग जो देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में आपको पहले भी बताए थे और अभी भी फेफड़ा जो है इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग फेफड़ा के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो आइए हम लोग फेफड़ा के बारे में, फेफड़ा देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक देख लेते हैं श्वास नली, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं हम लोग। यह क्या होता है? यह स्वर यंत्र के पीछे की ओर खुलता है, ठीक है। यानी स्वर यंत्र जो होता है ना, उसके पीछे की ओर ये खुलता है। इसको ट्रेकिया कहते हैं। इसमें कई बाल्ब होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, बस इसका कोई खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आपका फेफड़ा है। तो फेफड़ा के बारे में जरूरी है। तो फेफड़ा के बारे में आइए हम लोग देखते हैं फेफड़ा को। हम लोग यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका यहाँ पे फेफड़ा था, ठीक है, लंग्स। यहाँ पर देखिए फेफड़ा कहते किसको है, आखिर होता क्या है, तो सभी लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मनुष्य के वक्ष गुहा में दोनों ओर एक एक स्पंजी गुलाबी, यहाँ पे होता है गुलाबी, एवं यहाँ पे समझिए एक एक स्पंजी गुलाबी एवं थैलीनुमा संरचना को फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए वक्ष गुहा क्या होता है, ये तो होता है कशेरुक जीव जितना होते हैं ना, यानी जिसके जो है रीढ़ पाया जाता है जितने जीव में, उन सभी में होता है वक्ष गुहा। एक अंदर की और एक गुहा में खुलता है, एक पिंजरे आकार का होता है, उसी को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। और उसी वक्ष गुहा में दोनों और एक एक स्पंजी गुलाबी एवं थैलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि बायां फेफड़ा में जो होता है दिल जो होता है, जिसको हार्ट कहते हैं, वो उधर ही झुका होता है, जिसके कारण से क्या होता है, बायां फेफड़ा जो होता है क्या होता है, दायां फेफड़ा से बड़ा होता है, ठीक है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, इधर बड़ा होता है, और बायां फेफड़ा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक फेफड़े एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। फेफड़ा जो है एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, वो घिरा होता है, जिसको हम लोग प्लूरल कहते हैं, ठीक है, जिसे प्लूरल झिल्ली कहते हैं। अब एक आप बात कीजिए, जब शोषण हम लोग करते हैं तो फेफड़ा क्या होता है, सिकुड़न और फैलाव होता है, तो उसके बीच कुछ न कुछ घर्षण होता होगा। तो उस घर्षण को कम करने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए कि फेफड़ा और प्लूरा के बीच, फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फेफड़े को फैलने और सिकुड़ने से होने वाले घर्षण को कम करता है। इसी कारण से होता है जब हम लोग सांस लेते हैं और वहाँ पे सिकुड़न और फैलना होता है, तो घर्षण के कारण हम लोग कोई किसी तरह का जो है तकलीफ नहीं हो पाता है। तो इसी प्लूरल जो है, इसी म्यूकस जैसी तरल पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण होता है, फेफड़ा और प्लूरा के बीच में होता है। तो इसी कारण से जो है घर्षण होता है, तो उसको कम कर देता है। तो इस तरह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक खत्म होता है। अब जो आपका चलने वाला है टॉपिक यहाँ पे श्वसन क्रिया, जिसमें निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन आ जाएगा। श्वास उच्छ्वास क्या है, तो ये सब आ जाएगा। तो ये टॉपिक आप बेकार मतलब देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो है श्वसन क्रिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो है बहुत सारे बात आने वाला है। क्या आने वाला है, देखिए श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं श्वसन क्रिया। अब श्वसन क्रिया में हम लोग पहला बात यहाँ पर देखेंगे प्रश्वास, जिसको हम लोग निःश्वसन भी कहते हैं, इंस्पायरेशन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन, और इसी को निःश्वसन भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्वास, इसमें क्या होता है, देखिए प्रश्वास में कि सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। सांस लेने की क्रिया के मान लीजिए हम लोग सांस लिए, तो इसको हम लोग प्रश्वास कहेंगे, ठीक है। इसे निःश्वसन भी कहा जाता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लाइट प्रॉब्लम के कारण, निःश्वसन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन नासिका से फेफड़ा तक पहुंचती है। क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है नाक से होते हुए या नासिका से होते हुए कहाँ पहुंचता है, फेफड़ा में, और फेफड़ा में पहुंचती है जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़े में स्थित रक्त कोशिका में चला जाता है, यानी रक्त कोशिका जो होता है उसमें चला जाता है। और रक्त कोशिका में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि किसका काम करता है, एक सवारी का काम करता है। वो जैसे ही ऑक्सीजन आया उसको लेकर के और शरीर के सभी कोशिकाओं तो क्या करता है, उसको पहुंचा देता है। तो इसमें भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में भी। तो अब हम लोग, ये पहला होता है प्रश्वास, दूसरा होता है उच्छ्वास। तो पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उच्छ्वास क्या है, एक्सपायरेशन क्या है। तो देखेंगे श्वसन की क्रिया का दूसरा जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक है उच्छ्वास, जिसको
इसको कहते हैं एक्सपायरेशन कहते हैं। इस टॉपिक को भी आपको याद रखना है। जिस तरह से आपको प्रश्वास बताए हैं जिसको निःश्वासन भी कहते हैं, उसी तरह से इसमें क्या है कि सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उच्च श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, इसको उच्छ्वास कहते हैं। इसमें फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बची हवा के साथ बाहर क्या होता है नाक से निकल जाता है। तो इस तरह से होता है आपका यहाँ पे उच्छ्वास की क्रिया जो है संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि उच्छ्वास मतलब होता है कि उच्च श्वसन, यानी जो हम लोग क्या करते हैं कि जो सांस छोड़ने की क्रिया करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। इसी को दूसरे भाषा में भी आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कुछ हवा ऑक्सीजन बच जाते हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ नहीं मिल पाते, तो उस हवा के साथ क्या होता है ये फिर जो है नाक से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस टॉपिक को भी आप याद रखिएगा, आप जरूर सुने होंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या है, ब्रीथिंग क्या है, इसका इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। क्या है श्वासोच्छ्वास, यानी देखिए जो हम लोग अभी पढ़े हैं प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों की क्रिया को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पर देखिए सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसको देखिए दूसरी भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि प्रश्वास एवं उच्छ्वास की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 3 टॉपिक यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि प्रश्वास क्या होता है, तो प्रश्वास वो होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं अंदर ग्रहण करते हैं, जो अंदर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे रक्त कोशिका में चला जाता है, यानी सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से और याद ही कर लीजिएगा, और याद ही हम लोग जो देखने वाले टॉपिक बिल्कुल फनी की तरह देखने वाले, एकदम याद ही हो जाएगा, बहुत ही आसान है कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान फेफड़े में किस तरह से होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए श्वसन का आदान प्रदान कैसे होता है, तो प्रश्वास क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है हम लोग श्वसन अंदर लेते हैं, हवा को क्या करते हैं अंदर ग्रहण करते हैं, तो प्रश्वास के द्वारा हवा नासिका तथा श्वास नली से होते हुए फेफड़े में पहुंचता है, जहां पे क्या होता है देखिए हवा क्या होता है नाक के द्वारा और श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में पहुंचता है, जहां पर क्या होता है कि जहां पर होता है रक्त कोशिकाओं का जाल जो होता है, घना सा जाल होता है। ठीक है, रक्त कोशिका का घना जाल होता है। ठीक है, घना जाल होता है जो क्या करता है रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन। अब आप सभी जानते हैं कि रक्त यानी ब्लड में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन एक नामक प्रोटीन होता है जो क्या करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी संयोज करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जो रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और सभी को क्या करता है वो जो है ऑक्सीजन दे देता है और पुनः टूट जाता है। ठीक है, यह क्रिया किस तरह से होता है, तो सिंपल सी बात समझिए इसको ध्यान से कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़े से यहाँ पे नाक से ग्रहण करते हैं, जो क्या होता है नासिका से तथा श्वास नली से होते हुए जाता है कहाँ पे फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में क्या होता है रक्त रहता है, रक्त जो है टोटो लगा के बैठा रहता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही आया ऑक्सीजन सबको कहेगा बैठ 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 चल 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 मेला घूमने के लिए, और सबको क्या करेगा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सब बैठ करके क्या होगा फुर्स को निकल जाएगा, यानी पूरे शरीर में जहां जहां जिसको जरूरत है सबको तुम लो तुम लो तुम लो सबको दे देगा, शरीर में सभी कोशिका को दे देगा, और पुनः टूट करके टूट जाएगा तब देगा, और सबको क्या करेगा टोटो वहां पे खाली कर लेगा, और खाली करके सबसे फिर क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ले लेकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आपको वो भी लिख देते हैं। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो पुनः क्या करता है यहाँ पे फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा में आता है और हम लोग सांस में फूंक करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से होता है ये क्रिया यहाँ पे संपन्न होता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा तरह से एंड होता है। आप समझे या नहीं समझे इस चीज को आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उस चीज को भी आपको यहाँ पे देखिए जो अधूरा यहाँ पे बच गया था उसके बारे में। जब यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाता है अंदर और वहां पे टूट जाता है तो ऑक्सीजन तो सभी कोशिकाओं तक वितरित हो जाता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा चला जाता है, लेकिन वहां पे हीमोग्लोबिन अकेले बचता है, यानी वो टोटल समझिए एक तरह से खाली हो गया। तो फिर वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड सभी को कहता है तुम लो सबको ऑक्सीजन दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और लेने के बाद क्या करता है वो पुनः जो है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन एवं
वो ऑक्सीजन देता है। ये O2 हम लिख दिए हैं शॉर्ट में, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ऑक्सीजन आप लोग लिखिएगा। क्या करता है, जहाँ पे जाने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूट करके हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सीजन देता है, जो सभी सेल यानी सभी कोशिका तक पहुँच जाता है। सभी कोशिका तक क्या होता है, पहुँच जाता है। इसके बाद और देखिए यहाँ पे सभी कोशिका तक पहुंच जाता है, तो कोशिका ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए करता है, तो भोजन का ऑक्सीकरण के लिए, और भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा की प्राप्ति होता है इसके लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन गया तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करेगा और हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, उस टोटो पे बैठ जाएगा, और बैठने के बाद क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़ा में पहुंच जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा फेफड़ा में पहुंच जाता है, जहां से नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का पूरा एंड होता है, ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल तरह से खत्म होता है। बिल्कुल पूरे आप ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पे आपका कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, इस बात को समझिए। क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो नासिका से लेते हैं और वो श्वास लेने से होते हुए फेफड़ा में जाता है। जहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, फेफड़ा में जो होता है रक्त कोशिका का जाल बिछा रहता है, उस जाल में से क्या होता है, रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, रनिंग में, यानी समझिए वहाँ पे जो होता है रक्त जो होता है ना, वो टोटो लगा के बैठा रहता है हीमोग्लोबिन लेकर के। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा सबको लोड करके पहुंच जाएगा कोशिका तक, और जैसे ही आता है सबको लिया और कहाँ पहुंचेगा, सभी कोशिका तक पहुंचेगा। और तुम लोग सबको जिसको जरूरत है, जिस कोशिका को, उसको दे दिया, और बदले में क्या लेता है, पूरे खाली कर लेता है टंकी। उसके बदले में क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो उत्पन्न होता है उसको लेता है और पुनः लेकर के वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो क्या करता है, यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो रक्त के साथ क्या होता है, फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा से हम लोग कहते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। काफ़ी ये जो है मेहनत से बना था वीडियो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक